हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। भूत, प्रेतात्मा, नेगेटिव स्पिरिट, ये सब के बारे में हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोगों को नेगेटिव वाइब आती है या फिर हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये सब को लेकर हमारे दिमाग में ये सोच है कि ये सब चीज़ें इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर इंसानों को मार डालते हैं, जो कि बहुत हद तक सच है। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक उसी तरह जैसे ये भूत, प्रेतात्मा, आत्मा इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे आत्मा भी होते हैं जो होते तो नेगेटिव स्पिरिट है, लेकिन वो इंसानों का कुछ नुकसान नहीं करते हैं। वो अपने आप में ही रहते हैं और कभी कभी तो इंसानों का मदद भी कर लेते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये सब सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन मैं ये सब सुना हूँ और मुझे पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ये सब सुने होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये कहानी हम लोगों के साथ जिन्होंने शेयर किया है उनका नाम है सुभाशीष चक्रवर्ती, जो कि 56 इयर्स के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाशीष जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये कहानी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक्चुअली सुभाशीष जी को मैं पर्सनली जानता हूँ। जब मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था तो काम के सिलसिले में मैं अक्सर उनके गांव में जाता रहता था। वहाँ पर उनका एक छोटा सा होटल है, जिस होटल में हम लोग लंच ब्रेक करते थे। वहीं पर उनके साथ जान पहचान हुआ और वहीं पर वो मेरे साथ ये कहानी शेयर किए थे जो अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कुछ डरावना कहानी है तो वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उस कहानी के ऊपर वीडियो बनाकर मेरे आवाज के जरिए लोगों को वो कहानी सुना सकूं। कहानी भेजने के लिए आप लोग मेरे साथ मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए आज का इस कहानी को शुरू करते हैं। बेसिकली सुभाशीष जी वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर की एक छोटी सी गांव आनंदपुर के रहने वाले हैं। आनंदपुर प्रॉपर मेदिनीपुर टाउन से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और ये कहानी उसी गांव की है। तो फिर चलिए बाकी का कहानी हम लोग सुभाशीष जी के जुबानी में सुनते हैं। ये कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। जब मैं 26 साल का नौजवान था, उन दिनों मैं अपने गांव से दूर कोलकाता में रहकर एक छोटा सा नौकरी करता था और कभी कभार बीच बीच में गांव में आ जाया करता था। उन दिनों शहर से हमारे गांव जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं था। आजकल तो लोग बाइक में भी चले जाते हैं, लेकिन उन दिनों एक ही बस चलता था जिसके मदद से लोग हमारे गांव से शहर आना जाना करते थे। वैसे तो आज के समय में हमारे गांव से कोलकाता जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 घंटा लगता है, लेकिन उन दिनों बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते थे, क्योंकि उतना अच्छा सड़क भी नहीं था और बहुत ज़्यादा जंगल का रास्ता था। वैसे जंगल का रास्ता तो आज भी है। तो एक दिन दिवाली के समय में मैं छुट्टी लेकर कोलकाता से अपने गांव जाने के लिए निकला। और जैसे कि मैंने बताया कि उन दिनों कोलकाता से हमारे गांव जाने के लिए सिर्फ एक ही बस चलता था और वो बस का टाइम था शाम को 6 बजे। तो उस दिन मैं काम खत्म करके शाम को 6 बजे का बस पकड़कर गांव के लिए निकल गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि लगभग 2 साल बाद मैं अपने गांव में लौट रहा था। मेरे घर में माँ, बाबा, बहन, दीदा, दादू मतलब दादी माँ, दादाजी सब थे। तो उन सब से मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कितना जल्दी मैं अपने घर में पहुंचूंगा ये सोचकर कोलकाता से गांव जाने का ये सफ़र में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन जितना ज़्यादा खुश था उससे कई ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव पहुंचने से पहले एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल गिरता है, जिस जंगल के रास्ते में जाने के लिए लोग दिन में भी डरते हैं और आज भी ज्यादातर लोग शाम होने के बाद उस रास्ते में नहीं जाते हैं। वो जंगल का नाम है आड़ाबाड़ी जंगल। और ये जंगल कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है, बहुत ही बड़ा जंगल है, क्योंकि ये जंगल झारखंड तक फैला हुआ है। और इसी जंगल के वजह से मेदिनीपुर को
और मेदिनीपुर की कुछ आसपास की गांव की एरिया को लोग जंगल माहौल बोलते हैं। लोग ये जंगल को सिर्फ भूत प्रेत या फिर कोई जंगली जानवर के वजह से नहीं डरते थे। लोग ये जंगल को इसलिए भी डरते थे क्योंकि एक वक्त पर यहाँ पर माओवादियों का राज था। दिन दहाड़े जंगल के बीचों बीच लोगों का लाश पेड़ों में टंगा हुआ मिलता था। यह जंगल इतना बड़ा था कि पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी उन माओवादियों को इस जंगल के अंदर से ढूंढ कर नहीं निकाल पाते थे। तो इस वजह से मुझे खुशी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था उस जंगल की रास्ते में सफर करते हुए। और बस भी कोलकाता से शाम को 6 बजे निकला था, तो उस जंगल की रास्ते में पहुंचते पहुंचते लगभग रात की 10 बज चुके थे। और बस की लाइट के अलावा उस रास्ते में और एक भी लाइट नहीं था। ऊपर से लोग भी अपने अपने स्टॉपेज पर उतर चुके थे। और जंगल की उस रास्ते में बस पहुंचते पहुंचते उस बस में सिर्फ मैं अकेला बाकी था। और अचानक जंगल खत्म होने के कुछ देर पहले बस रुक गई। फिर बार बार कोशिश करने के बाद भी ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने आवाज लगाया, আরে কি হলো? বাসটা এরম ভাবে জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড় করালেন কেন? বুঝতে পারছি না দাদা, মনে হয় কিছু একটা প্রবলেম হলো, আর স্টার্ট হচ্ছে না। যা, এবার এত রাতে এখান থেকে বাড়ি যাই কি করে বলতো? उस वक्त लगभग रात की 10:30 बज रहा था और जहां पर बस खराब हुआ था वहां से हमारा गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर था और जंगल पार करने के लिए अभी भी 3 किलोमीटर बाकी था। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतनी सुनसान सड़क, जंगल का रास्ता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, दूर दूर तक इंसान तो दूर की बात, कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, तो मैं चलकर जाने का फैसला लिया क्योंकि बात सिर्फ 5 किलोमीटर का था। फिर मैं अकेला सामने की तरफ चलना शुरू किया। उस सुनसान सड़क में चलते चलते मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो, अगर कोई माओवादी आ जाए तो, अगर जंगल में कोई टंगी हुई लाश दिख जाए तो, या फिर अगर कोई चाहे कुछ भी हो मैं रुकूंगा नहीं। ये सोचकर मैं थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाकर सामने की ओर चलता रहा और फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम से चौंक गया। उस एक पल में मेरे दिमाग में 100 सवाल जाग उठे। मैं पीछे मुड़ के देखूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत जुटाकर मैं पीछे मुड़ के देखा तो वो एक इंसान थे। क्या आप आनंदपुर गांव में जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूं। चलिए एक साथ चलते हैं। जी चलिए। वैसे आनंदपुर में कहाँ रहते हैं आप? जी वो कानासोल है ना, कानासोल में जो झाड़ेश्वर मंदिर है, मैं उस तरफ रहता हूँ। और आप आनंदपुर में कहाँ रहते हैं? गांव घुसने से पहले बाएं ओर शमशान की तरफ जो रास्ता जाता है, मैं उसी तरफ रहता हूँ। उनके मुंह से ये सुनकर मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैं बचपन से कभी भी ये नहीं सुना था कि उस शमशान की तरफ भी कोई रहता है, क्योंकि वो शमशान गांव से बाहर थोड़ा दूर में था और बहुत सुनसान जगह था।
और ये चाचा जी 50 से 55 साल के थे और धोती और एक कुर्ता पहने हुए थे और उनके हाथ में एक लाठी के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस वक्त ये सोचकर मुझे डर लग रहा था कि ये चाचा जी इतने रात को ये जंगल में क्या करने आए थे और इन्हें तो मैं बस में भी नहीं देखा, तो ये यहाँ पर कैसे आए। ऊपर से पूरा रास्ता ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे और वो मेरे साथ नहीं, मेरे आगे आगे चल रहे थे। उस वक्त ये सोचकर मुझे डर लग रहा था कि ये चाचा जी इतने रात को ये जंगल में क्या करने आए थे और इन्हें तो मैं बस में भी नहीं देखा, तो ये यहाँ पर कैसे आए। ऊपर से पूरा रास्ता ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे और वो मेरे साथ नहीं, मेरे आगे आगे चल रहे थे। लेकिन थोड़ा दूर उनके साथ चलने के बाद मेरा डर थोड़ा बहुत कम होने लगा। ये सोचकर मेरे दिल को तसल्ली मिला कि चलो, ये डरावना रास्ते में किसी का तो साथ मिला, वरना पता नहीं मैं अकेला कैसे जा पाता। फिर वो चाचा आगे आगे चलते रहे और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। पूरा रास्ता मैं उनसे बात करने का बहुत कोशिश किया, पर उनके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकली। पूरा रास्ता वो खामोशी से चलते रहे और उनका ये खामोशी मेरे अंदर एक अजीब सा घबराहट पैदा कर रहा था। फिर कुछ देर चलने के बाद जंगल पार करके हमारे गांव के अंदर घुसने से पहले वो शमशान की तरफ जाने का मोड़ आया और वहीं पर वो चाचा जी के मुंह से मैं दोबारा कुछ सुन पाया और वो बिना पीछे मुड़े मुझसे बोलने लगे, बेटा, यहां से मैं बाएं ओर चला जाऊंगा, तुम सीधा अपने गांव चले जाओ। जी चाचा, धन्यवाद। और वो चाचा मेरे धन्यवाद का बिना जवाब दिए चुपचाप बाएं ओर शमशान के रास्ते की तरफ चलने लगे। और अजीब बात तो ये था, जाते वक्त एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। और मैं भी मेरे गांव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, मैं पीछे मुड़कर देखा तो वो चाचा नहीं थे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगा कि कैसे कोई इंसान बस 5-10 सेकंड में गायब हो सकता है। इतने में मुझे एक आवाज सुनाई दी, शुभो, शुभो। किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन अच्छे से देखा तो थोड़ा आगे मेरे दादाजी खड़े हुए थे। दादाजी को इतनी रात गए यहां पर देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को दादाजी यहां पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा था। मैं जब दादाजी से पूछा कि आप यहां पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे लेने आए हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैं इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं उन्हीं से तो मिलने आया था और उस जगह से मेरा गांव लगभग 10-15 मिनट दूरी पर था। तो मैं और दादाजी घर की ओर चलते हुए बढ़ने लगे और ठीक घर पहुंचने की 1 मिनट की दूरी पर दादाजी ने कहा, बाबूरे, तुई चो आमी एकटू परेई आसछि। दादाजी जब भी घर से बाहर निकलते थे तो घर के अंदर घुसने से पहले वो हमेशा पांव धोकर घर के अंदर घुसते थे। तो मुझे लगा दादाजी शायद पांव धोने के लिए जा रहे हैं। तो मैं दादाजी को पीछे छोड़कर घर की तरफ बढ़ने लगा और घर पहुंचकर देखा कि सब जगे हुए थे और गांव के कुछ बुजुर्ग घर के दरवाजे के पास खड़े हुए थे और अंदर से सबकी रोने की आवाज सुनाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी रात को हमारे घर के बाहर ये सब क्या हो रहा है। और मैं जब अंदर घुसा तो देखा कि दादाजी सोए हुए थे और उनके पास दादी माँ, मम्मी और बहन सब बैठकर रो रहे थे। दादाजी उसी दिन शाम को गुजर चुके थे। मतलब सुभाषिस जी का दादाजी उसी दिन शाम को ही मर चुके थे।
तो फिर वो कौन थे जिनके साथ वो घर तक चलकर आए, या फिर वो कौन थे जिनके साथ वो जंगल का रास्ता चलकर पार किए। सुभाषिस जी जब मेरे साथ ये कहानी शेयर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि उसके अगले दिन जब सुभाषिस जी अपने दादाजी का अंतिम संस्कार करने के लिए उसी शमशान में गए थे तो उस शमशान के पास कोई भी नहीं रह रहा था। और वो जब गांव वाले से पूछे कि वहां पर कोई रहता है या नहीं, तो गांव वालों ने बताया कि नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता है और शमशान के पास भला कौन रहेगा। इनफैक्ट आज भी उस शमशान के एरिया में कोई भी नहीं रहता है। आज भी सुभाषिस जी को ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि एक्चुअल में उनके साथ उस रात को क्या हुआ था। जंगल में वो कौन थे जो उन्हें गांव तक छोड़ने आए और उसी दिन दादाजी का देहांत हो जाना। ये दो इंसिडेंट का आपस में क्या लेना देना था, ये सब को लेकर सुभाष जी के दिमाग में बहुत सारा सवाल था जिनके जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। और ये कहानी को लेकर अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि छोटा सा चैनल है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कुछ डरावना कहानी है तो वो कहानी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कहानी को लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाकर मेरे आवाज के जरिए लोगों को वो कहानी सुना सकूं। अगेन आई रिपीट, कहानी भेजने के लिए आप लोग मेरे साथ मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।